सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, दुनिया के सबसे बोरिंग चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट। लेकिन जैसे कि हमारी खासियत है, आपकी और मेरी कुछ बातें करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे और बोरिंग चैप्टर को इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ लेंगे। तो सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चित्रांश दादिच आप सभी का वेलकम करता हूं आज की इस क्लास के अंदर। आज हम लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड डिस्कशन करेंगे। डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड बिल्कुल आप चाहे तो अपनी बुक सामने खोल के रख सकते हैं, अपनी बुक में से ही पढ़ सकते हैं, सेम है बिल्कुल, ठीक है। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। वह केवल एक किशोरावस्था का व्यक्ति था, यानी कि केवल एक किशोर था, यानी कि किंग टट की आयु 13 साल से 19 वर्ष के 13 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में थी जब उनकी मृत्यु हुई। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, एक बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर परिवार के सबसे अंतिम उत्तराधिकारी के रूप में। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिन्होंने इजिप्ट नामक देश पर शासन किया था, एंड इट्स एम्पायर, और इसके पूरे साम्राज्य पर, फॉर सेंचुरीज। सेंचुरीज का मतलब होता है कई शताब्दियों तक। शताब्दी का मतलब क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है 100 ईयर्स का, 100 वर्षों का जो समय कालांश होता है उसे सेंचुरीज कहा जाता है। ही वॉज लेड टू रेस्ट, लेडन विथ गोल्ड। लेड का मतलब है उन्हें लेटा दिया गया था रेस्ट करने के लिए। लेड टू रेस्ट का यहां पर तात्पर्य क्या है? दफनाना, दफन करना। तो उनको दफन कर दिया गया था, उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें दफना दिया गया था, और जब उन्हें दफनाया गया था तब वे सोने से लदे हुए थे। एंड इवन एक्चुअली, और वास्तविकता में फॉरगॉटन, और उन्हें भुला दिया गया था। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब, जब से उनकी टॉम्ब यानी उनके मकबरे की, मकबरा बोलते हैं हिंदी में, है ना, मतलब उर्दू में बोल लीजिए, हिंदी में बोल लीजिए। तो जब उनके टॉम्ब को खोजा गया इन 1922, 1922 के अंदर, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। तो मॉडर्न वर्ल्ड जो है, आधुनिक संसार जो है, उसने अनुमान लगाना शुरू किया कि उनके साथ क्या हुआ होगा। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ होगा। तो जो चीज ज्यादा से ज्यादा हुई होगी उसको हम क्या कहते हैं? मोस्ट एक्सट्रीम। तो सर्वाधिक क्या होने की संभावना थी? ज्यादा से ज्यादा क्या होने की संभावना थी? तो मर्डर या हत्या होने की संभावना सबसे ज्यादा देखने को मिल रही थी। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। अब जब हम उनके टॉम्ब से, उनके मकबरे से, उनकी कब्र से निकल रहे थे पहली बार लगभग 80 सालों के बाद, टट हैड अंडरगॉन। अंडरगॉन का मतलब होता है किसी चीज से गुजरना। तो यहां पर टट जो है वे गुजरे थे किससे? अ सिटी स्कैन। कंप्यूटर द्वारा शरीर के भीतर का चित्र लिया जाना, एक्सरे जैसा ही होता है सिटी स्कैन, बस एक्सरे से थोड़ा एडवांस होता है। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, जो कि हमें ऑफर कर रहा था, हमारे सामने रख रहा था नए क्लूज यानी नए संकेतों को। नए संकेत हमें उनसे प्राप्त हो रहे थे सिटी स्कैन से, अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में, एंड डेथ, और उनकी मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फेरो। और हमें सही सही, प्रिसाइज का मतलब बिल्कुल सही सही डेटा उपलब्ध करा रहा था, सही सही सूचना उपलब्ध करा रहा था। एक एक्यूरेट फॉरेंसिक, एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सही वैज्ञानिक पुनर्निर्माण हम यहां पर कर सकें उस बॉयिश, मतलब जो केवल लड़का ही था मृत्यु के समय में, उस फेरो का। तो फेरो किसको कहा जाता है? जिसको हम लोग राजा कहते हैं, किंग कहते हैं, उसी को मिस्र के अंदर या इजिप्ट के अंदर, आप इंग्लिश में कहेंगे तो इजिप्ट हो जाएगा, हिंदी में कहेंगे तो मिस्र हो जाएगा। तो मिस्र के प्राचीन समय में राजा को या किंग को फेरो कहा जाता था। तो डेटा फॉर एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, यानी पुनः निर्माण किया जा सके ऑफ द बॉयिश फेरो, वो लड़का या लड़के की उम्र का जो राजा था उसका, उसके शरीर का एक कृत्रिम पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। एन एंग्री विंड स्टेड अप, एक गुस्से में बहुत तेज हवा उछल रही थी, यानी तेज हवा चलना शुरू हो गई। गोस्टली, गोस्टली मतलब भूतिया तरीके से, भूत की तरह। डस्ट डेविल्स, जैसे कि रेत के
गुब्बार या आप कह सकते हो रेत के शैतान खड़े हों। एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री, जैसे ही, एज का मतलब है जैसे ही किंग टट को ले जाया गया उनके रेस्टिंग प्लेस से, यानी कि जहां उनको दफन किया गया था उस रेस्टिंग प्लेस से जैसे ही निकाल के बाहर लाए, जो कि प्राचीन इजिप्ट की एक कब्रिस्तान थी, नोन एज द वैली ऑफ किंग्स। इसे वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है, जहां पर बड़े बड़े पिरामिड बने हुए हैं। ये देखो, ये जो है ना, ये वैली ऑफ किंग है। इसके अंदर महान और बड़े बड़े जो राजा थे उस समय के, फेरो थे, उनको यहां पर दफनाया जाता था। ठीक है। डार्क बैलिड यानी काले पेट वाले, क्लाउड्स बड़े बड़े बादल, हैड सक्डेड अक्रॉस यानी कि ऊपर उड़ते हुए आ रहे थे। द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग। डेजर्ट का यानी कि उस रेगिस्तान का जो आसमान था, ऑल डे पूरे दिन, एंड नाउ और अब, वर वेलिंग वो ढका हुआ था, द स्टार्स इन कास्केट ग्रे यानी कफन जैसे भूरे रंग के या ग्रे कलर का जो होता है उसके अंदर उसने, मतलब पूरे आप कह सकते हो कि राख होती है ना, राख ग्रे कलर की होती है, उस कलर के बादलों ने, हल्के काले बादल, एक तो होते डार्क ब्लैक होते हैं, हल्के काले बादलों ने सारे तारों को ढक दिया था। ठीक है। अभी जैसा मौसम में देखेंगे ऊपर अगर बादल हो रहे होंगे तारे नहीं दिखाई देंगे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005 और यह समय था 6 बजे शाम का 5 जनवरी 2005 को। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध संरक्षित शरीर जो था, परिरक्षित शरीर जो था, ग्लिडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर और खिसकाते हुए सबसे पहले उसके सर को अंदर प्रवेश कराया गया सिटी स्कैन मशीन के अंदर। ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। उसे यहां लाया गया पता लगाने के लिए। तो जो एक लंबे समय से लटका हुआ मुद्दा चल रहा है, लिंगरिंग का मतलब होता है लंबे समय से जो निलंबित चल रहा है, लंबित चल रहा है, जो काम टला जा रहा है, कि भैया मेडिकल मिस्ट्रीज, उसके शरीर से लेकर के जो मेडिकल यानी कि चिकित्सा विज्ञान से संबंधित जो रहस्य थे, इस छोटे से, जिसे माना जाता है कि यंग रूलर था, जवान शासक था, जो कि 3300 साल पहले जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में, यानी उसके शरीर के जो चिकित्सकीय रहस्य है उनको जानने के लिए यहां पर उसका सिटी स्कैन करने के लिए लाया गया था। कहानी यहां पर आगे पीछे चलेगी, ध्यान रखना। मैंने तो कल कहानी को कहानी की तरह सुना दिया, लेकिन यहां पर जो चैप्टर में कहानी चलेगी वो भाग जो होंगे कहानी के वो आगे पीछे होंगे। ठीक है, ठीक है क्या? हम 2005 पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ी सी किंग फेरो की, और उसके बाद में फिर लास्ट में हम लोग वापस से 1922 पढ़ते हुए 1922 पढ़ते हुए फिर हम वापस से 2005 का दृश्य फिर से पढ़ेंगे। ठीक है। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. अब क्या है? ये सामान्य जमीन है। इस जमीन से एक रास्ता नीचे उतर रहा है। ये कितना गहराई में है? तो ये 26 फीट की गहराई में है। मैंने शायद कल गलती से 26 मीटर बोल दिया था। 26 फीट की गहराई में है। यहां पर एक कमरा बना हुआ है। इस कमरे के अंदर यहां पर एक स्थान है जिस पर एक ताबूत रखा हुआ है, जिसमें किंग टट जो है वो लेटे हुए हैं। तो दिन भर हजारों लोग पूरी दुनिया से आ रहे थे नीचे उतर के, और किंग टट जो है उन्हें अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे थे। ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर, द यूजुअल लाइन, जो सामान्य लाइन लगी रहती है टूरिस्ट की, यात्रियों की, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो पूरे संसार भर से आए हुए थे, हैज डिसेंडेड, वो नीचे उतर रहे थे,
इनटू द क्रैम्पिड, एक सकड़े से रास्ते पर। और वो सकड़ा रास्ता कैसे बनाया गया था? पत्थर को काट कर बनाया गया था। उसका एक मकबरा था, टॉम था, लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड था, जमीन के अंदर 26 फीट जाकर के था। टू पे देयर रेस्पेक्ट, क्योंकि वे अपना सम्मान उस राजा के प्रति दिखाने के लिए वहां आए थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स, और उन्होंने दीवारों पर बने चित्र देखे, ऑन द वॉल्स, जो वहां के दीवारों पर बने हुए थे, ऑन द बरियल चैम्बर। बरियल चैम्बर क्या होता है? तो मैंने ये जो कमरा बताया ना, ये रूम जो बताया, इसे बरियल चैम्बर कहते हैं, दफनाने वाला कमरा। बरियल का मतलब जहां पर दफनाया जाता है। पियर्ड, और वे, पियर्ड का मतलब वैसे होता है झांकना। तो वे देख रहे थे एट किंग टट्स गिल्डेड, यानी कि सोने से मंडा हुआ जो उनका फेस था, चेहरा था, उसे ध्यान से देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग यानी लोगों के ध्यान को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली जो चीज थी, जो फीचर था, वो था कि उस मम्मी के शेप का जो बाहरी कॉफिन था, यानी कॉफिन यानी वो ताबूत जो था, उसका बाहरी लिड, लिड का मतलब होता है बाहरी ढक्कन, तो उसका बाहरी ढक्कन जो है वो सबसे ज्यादा कौतूहल या आश्चर्य पैदा करने वाला था। देखो मैं बताता हूं, अभी थोड़ी देर पहले आई थी, ये देखो ऐसा होता था बाहरी लिड। तो ये तो ताबूत है जिसके अंदर व्यक्ति को लेटाया जाएगा, और ये ऊपर से ढक्कन लगेगा। तो ये जो फेस बना हुआ है ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के बीच में आकर्षण का प्रतीक बना हुआ था। ठीक है। सम विजिटर्स, कुछ यात्री जो थे, रेड फ्रॉम गाइड बुक, जो गाइड बुक में पढ़ रहे थे, इन अ विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाहट। फुसफुसाहट के अंदर उनको जो गाइड बुक दी गई थी, मार्गदर्शिका दी गई थी, उसमें से पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, बाकी के जो लोग थे वो चुपचाप खड़े थे। परहैप्स, शायद, पॉन्डरिंग, वो चिंतन कर रहे थे, अपने दिमाग में कुछ सोच रहे थे। टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन। अब लेट टीन्स का मतलब होता है लगभग 19 वर्ष की आयु के आसपास, ये लेट टीन का समय होता है, 18-19 के आसपास। तो बाकी लोग सोच रहे थे कि टट जो है, किंग टट जो है, अनटाइमली यानी कि बेवक्त, क्योंकि 19 वर्ष तो कोई मरने की आयु होती नहीं है, तो टट की जो मृत्यु है वो 19 वर्ष की आयु में हो गई थी। लोग खड़े होकर के उस बारे में चिंतन कर रहे थे, और वंडरिंग विथ अ शिवर, या कपकपी के साथ सोच रहे थे, इफ द फेरोज कर्स, कि इस राजा का जो कर्स है, जो श्राप है, उसके बारे में। डेथ, जिस श्राप में मृत्यु भी हो सकती है, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य भी हो सकता है, फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, जो मृत्यु या जो दुर्भाग्य उन लोगों पर गिर रहा है, उन लोगों पर बरस रहा है। किन लोगों पर? जिन्होंने किंग को डिस्टर्ब किया है। अब ये जो बात है ना, ये जो सेंटेंस है, ये बताता है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अंधविश्वास सब जगह है ही है। तो कुछ लोग खड़े होकर ये सोच रहे थे कि अब देखो, जिसने राजा को यहाँ पर सो रहा था, राजा अच्छा खासा, जिसने उसको डिस्टर्ब किया होगा, उसके ऊपर मिसफॉर्चून बरसेगा, उसके ऊपर डेथ बरसेगी। तो सीधी सी बात है, सब लोग उसको देख करके घबराए हुए थे, डरे हुए थे। आप भी किसी की कब्र में जाके खड़े होगे तो वहां पर कोई अच्छा नजारा नहीं मिलेगा, है कोई आपको एक्ट्रेस डांस करती हुई थोड़ी दिखेगी। तो यही है यहाँ पर भी, तो लोग डरे हुए थे। वॉज रियली ट्रू, और ये बात वास्तविकता में सत्य थी। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s. तो 1920 के दशक में जो कार्टर ने किया, उसकी वजह से वह जो राजा का शव था वह बहुत ही बुरी स्थिति में था। सेड जाही हवास, जाही हवास ने ये बात कही, जो सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के, प्राचीन वस्तुओं के। एज ही लीन्ड, लीन्ड का मतलब होता है झुकना, जैसे ही वे उस बॉडी की ओर झुके, फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, एक लंबे समय तक पहली बार देखने के लिए ऐसे झुकते हैं ना अपन, जैसे फेरो की बॉडी पड़ी और अपन ऐसे झुक के देखते हैं, बोले कार्टर ने सत्यानाश कर दिया भाई, उसने तो टोटे टोटे कर दिए राजा के। तो वो वाली बात है। इस तरीके से जब वो देखता है, सर ग्रामर नहीं होता है, होगा सौरभ, होगा, ग्रामर भी होगा। और तब तक एक बार एक काम करो ना, मेरी ग्रामर की ऑलरेडी 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार चेक कर लो उसको,
एक बार चेक तो करो। भाई तुम मेरे से ग्रामर पढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, एक बार जाकर के उन वीडियोस में चेक तो करो कि मेरे को पढ़ाना आता है नहीं आता है, मैं कैसा पढ़ाता हूं, उसको आप चेक तो करो एक बार जाकर के कि कैसा उसमें पढ़ाया गया है ना। कोई भी एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, आपकी चॉइस से कोई भी टॉपिक आप चेक कर सकते हो। कार्टर, अब कार्टर कौन था? तो हार्वर्ड कार्टर था, दैट इज जो कि वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट को हम कहते हैं अन्वेषणकर्ता, अन्वेषणकर्ता, खोजकर्ता, पुरानी चीजों की जो खोज करने वाले लोग होते हैं वो। हु इन 1922, जिसने 1922 में डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब, टट का जो ये मकबरा है उसकी खोज की थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, व्यर्थ की खोज करने के बाद, इट्स कंटेंट्स, कंटेंट्स मतलब वहां पर जितनी भी वस्तुएं थी, दो हेस्टिली रेंसेक्ट इन एंटिक्विटी, और उन्हें हेस्टिली, हेस्टिली मतलब जल्दबाजी के अंदर उन्हें वहां से लूट लिया गया था। एंटिक्विटी यानी कि जो भी प्राचीन वस्तुएं थी, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, और आश्चर्यजनक तरीके से वे पूरी तरीके से लूट ली गई थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड। और यहां पर जितनी भी संपत्ति मिली थी, वस्तुएं मिली थी, वे आज तक सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीर रॉयल यानी कि शाही कलेक्शन था, सबसे अमीर शाही संग्रह था जो आज तक उन्हें मिला था, जिसकी वजह से जो पार्ट था फेरो के लेजेंड का, पारंपरिक कथाओं का, वह हिस्सा बन गया। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स यानी कि लाजवाब, शानदार, स्टनिंग मतलब चौंका देने वाली हस्तकृतियां जो कि गोल्ड की बनी हुई थी। देयर एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। और उनका एटर्नल, एटर्नल का मतलब होता है बाहरी जो ब्रिलियंस था, जो शानदार दिमाग चलाने का काम था, मेंट टू गारंटी यानी कि वह गारंटी देता था, रिसरेक्शन यानी पुनर्जीवन को, कॉज्ड अ सेंसेशन, उसने एक सेंसेशन, एक सरसरी पैदा कर दी थी, एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, डिस्कवरी के समय में। इस वाक्य को एक बार मैं समझा देता हूं। बात है 1922 की। 1922 के अंदर जब आपको एक ऐसी कब्र मिलती है, एक ऐसा मकबरा मिलता है जिसके अंदर आप जाते हो और आपको एक डेड बॉडी दफन मिलती है, और उसके आसपास उसी कमरे में उसके वापस जीवित होने के बाद जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी चीजें अगर आपको वहां पर पड़ी हुई मिले, तो दुनिया में एक सनसनी पैदा हो गई कि भैया इजिप्ट जो है, मिस्र जो है, वो भी पुनर्जीवन को मानता है कि भैया फेरो एक दिन फिर से खड़ा होगा, फिर से जाग जाएगा, जिस दिन जागेगा उसे इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इन सारी चीजों को इसके साथ दफनाया गया है। तो ये जो एक विचार था, इसने सनसनी मचा दी थी, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी ये चीज जो है वो सबसे ज्यादा आकर्षण को पैदा करती है। बहुत सारे लोग पुनर्जीवन को नहीं मानते, बहुत सारे लोग मानते हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि भैया मरने के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, या मरा हुआ इंसान फिर से एक बार खड़ा हो जाएगा? Tut was also buried with everyday things he'd want in the afterlife. किंग टट जो है उसे उन सभी चीजों के साथ दफनाया गया था। बरिड का मतलब होता है दफनाना। उन सभी चीजों के साथ दफनाया गया था। प्रतिदिन की जो चीजें चाहिए, मतलब आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद अगर वापस जीवित अगर वो होते हैं तो उसमें जो जो चीजों की उन्हें आवश्यकता थी वो सारी चीजों के साथ उन्हें दफनाया गया था। ठीक है, मंजुलिका से तो कम ही खतरनाक होगा। मंजुलिका आएगी लड़कों के सपनों में, किंग टट आएगा रात को लड़के लड़कियां सोएंगे आज कि आज मुझे, जैसे लड़कियां सोएंगी, आज मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिलेगा। और किंग टट आ गया, लड़के सोचेंगे आज मुझे सपनों में अपनी राजकुमारी मिलेगी, और मंजुलिका आ गई तो मजा है। सही सीन है बाबा। चलो, तो गेम्स यानी शतरंज और उसके पासे जैसे खेल, ब्रॉन्ज यानी कांसे का बना हुआ एक रेजर दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए, लिलिन एक तरह का कपड़ा होता है, जैसे कॉटन एक तरह का कपड़ा होता है,
पॉलिएस्टर एक तरह का कपड़ा होता है, वैसे लिनन भी एक तरह का कपड़ा होता है। उसके अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, बड़े बड़े बक्से जिसमें खाना रखा गया है, वाइन यानी कि शराब रखी गई। मैंने कल बताया था, मैं मान लो किंग टट उठ गया, उठने के बाद उसको लगा कि यार अभी तो दुनिया वालों को पता ही नहीं मैं उठ गया। किंग टट अकेला नीचे क्या करेगा? जमीन के 26 फीट नीचे जहां पर पत्थर काट करके एक कब्र बनाई गई, दारू ही पिएगा आदमी। इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से तो आदमी उठ गया, बढ़िया अपनी दाढ़ी वाड़ी बना ली, खाना पीना कर लिया, लेलन के चड्डी बनियान पहन लिए। अब आदमी क्या करेगा? मैं पहली बार पढ़ा था ना वाइन, तो मैं देखा, मैं कहा यार कोई अगर आफ्टर लाइफ उठेगा भी, उठते के साथ ही उसके दिमाग में क्या विचार आएंगे? चलो चलो दारू पीते हैं। तो कैसा राजा है यार ये, कै का किंग टट है ये है? तो फूड ऑफ केसेस, खाने के बक्से, वहां पर शराब रखी होगी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरेरी ट्रेजर्स, और कई महीनों तक जब बहुत ध्यान से रिकॉर्ड किया गया जो राजा की, फ्यूनरेरी का मतलब है दफनाने से संबंधित या दफनाने के समय में, ठीक है, वो उससे जुड़े हुए जितने भी ट्रेजर्स थे, जितने भी खजाने थे, कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। तो कार्टर जो है उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था, यानी कि खोज करना शुरू कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब क्या होता है? खोज करना, ढूंढना शुरू कर दिया था। 3 नेस्टेड, एक दूसरे के साथ 3 कॉफिन्स बांधे गए थे उन्हें। ओपनिंग द फर्स्ट, वह पहले कॉफिन को, पहले ताबूत को खोलता है। ही फाउंड अ श्राउड, उसे एक कफन मिलता है, adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals, cornflowers। तो वहां पर उसे एक श्राउड मिलता है जिस पर अलग अलग फूलों की पत्तियां और उसकी मालाएं चढ़ाई गई थी। द फेडेड एविडेंस, फेडेड का मतलब है फीका पड़ जाना, जो समय के साथ फीके पड़ गए थे, ये जो साक्ष्य थे ऑफ अ बरियल, एक दफनाने के, इन मार्च और अप्रैल। तो ये सारे के सारे जो पुष्प देखने को वहां मिले, फूल या गार्लैंड्स, उनकी मालाएं देखने को मिली, ये सारी की सारी मालाएं जो है ये दर्शा रही थी कि इनकी जो मृत्यु हुई है या इनको जो दफनाया गया है वो मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया है, क्योंकि उसी समय में ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। When he finally reached the mummy, और अंततः जब वह उस मम्मी यानी उस शव के पास पहुंचता है, थ्रू माध्यम से, he ran into trouble, तो उसके सामने समस्या खड़ी हो गई। द रिचुअल रेसिन, रेसिन क्या होता है? एक तरह का गोंद जैसा चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो समय के साथ जम करके वापस ठोस पत्थर की तरह हो जाता है। तो ये जो रेसिन है, हैड हार्डन्ड, वह पूरी तरीके से क्या हो चुका था? कठोर हो चुका था। सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और इतना ज्यादा गाढ़ा हो गया था कि वह जो कॉफिन था, वह जो ताबूत था, उसके नीचे जाकर के वो पूरी तरीके से किंग टट की बॉडी जो है वो जम गई थी। बात यह है वो चिपक गई, जम गई, बिल्कुल पत्थर जैसा सख्त हो गया। और सॉलिड कॉफिन किसका बना हुआ था? बताओ। गोल्ड कॉफिन बना हुआ था, ठीक है, गोल्ड का था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर। कार्टर ने बाद में लिखा, हमने कितनी भी ताकत लगा ली लेकिन कोई भी ताकत की मात्रा उसे 1 इंच नहीं हिला सकी। वॉट वॉज टू बी डन, तो अब यहां पर कार्टर कहता है तो मैं क्या करता? तोड़ दिया। ठीक है। द सन कैन बीट डाउन लाइक हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। इजिप्ट जो है वो रेगिस्तानी जमीन है, वहां पर सूरज जो चमकता है या सूरज की जो रोशनी आती है वो बहुत तेज आती है। तो कार्टर यहां पर कहता है कि सन जो है वह बीट डाउन कर सकता था, हरा सकता था, और एक हैमर की तरह काम कर सकता था इस रेसिन पे, उतना साउथ में जाने पर जब हम इजिप्ट में थे। कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेसिन्स, और कार्टर ने सूरज की इस रोशनी का इस्तेमाल किया कि वो जो रेसिन है उसे हल्का किया जा सके, थोड़ा लूज किया जा सके। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, और कई घंटों तक उसने मम्मी के शव को बाहर रख दिया खुले में, जोरदार जलती हुई सूरज की रोशनी में।
दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसने इसे 139 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग बज्ड, कुछ जरा सा भी नहीं हिला, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट, उसने रिपोर्ट किया इस बात को। वैज्ञानिक निर्लिप्तता क्या होती है? विज्ञान से बिल्कुल अपने आप को अलग हटाकर, है ना। एक होता है संलिप्तता, इंक्लूडिंग, विज्ञान को इंक्लूड करके, और यहां पर क्या कहा गया? डिटैचमेंट। एक होता है अटैचमेंट, एक होता है डिटैचमेंट। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, ये बना हुआ तो है यार, ये रहा ना हैमर, यो रहा हैमर। ठीक है, he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away। तो यहां पर वह कहता है कि वह जमा हुआ जो पदार्थ था उसे छेनी के माध्यम से, छेनी हथौड़े के माध्यम से अलग हटाना था। फ्रॉम beneath द लिम्स, उनके हाथ पैरों के नीचे से, एंड ट्रंक, और उस ट्रंक में से, बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन, किंग के जो बचे हुए अवशेष थे उसको निकालने से पहले हमें छेड़ी और हथौड़े से उनके शरीर को, जो वो बक्से के, गोल्ड के बक्से के नीचे चिपका हुआ था, उससे अलग हटाकर निकालना जरूरी हो गया था। बोलो हाँ कि ना। इन इज डिफेंस, डिफेंस यानी कि अपनी खुद की, मतलब उसने जो नुकसान मचाया था उसके बाद लोगों ने गालियां तो दी होगी कार्टर को कि दुष्ट आदमी, मरे हुए आदमी के टुकड़े कर दिए 5-6 तूने। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए जो उसने कार्य किया था, उस कार्य पर जब लोगों ने उसकी निंदा की तो अपने डिफेंस में कार्टर ने कहा, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कि कार्टर के पास बहुत कम चॉइस थी। मतलब उस समय विज्ञान इतना तरक्की नहीं किया था जितना 2005 में किया, उतना 1922 में थोड़ी किया होगा। तो कार्टर के पास में ज्यादा चॉइस नहीं थी। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, अगर वह काट कर मम्मी को फ्री नहीं करता, थीव्स मस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। तो थीव्स यानी कि चोर जो थे वो निश्चित तौर पर धोखा दे देते गार्ड्स को, यानी उसकी सुरक्षा में जो कर्मी खड़े थे उन्हें धोखा दे देते, एंड रिप्ड मतलब फाड़ के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके अलग कर देते। क्यों? टू रिमूव द गोल्ड, उस पर से, उसके चेहरे पर जो गोल्ड का मास्क लगा हुआ था और बाकी जो शरीर पे गोल्ड था उसके लिए। इन टट्स टाइम, टट के समय में, द रॉयल्स, जितने भी रॉयल्स थे, जितने भी शाही लोग थे, वर फेब्युलसली वेल्दी, आश्चर्यजनक रूप से सारे के सारे समृद्ध लोग थे, बहुत अमीर लोग थे। एंड दे थॉट, और उन्होंने सोचा, और होप्ड, या उन्होंने उम्मीद की होगी, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वे अपनी अमीरियत को अपने साथ ले जा सकते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे आप कहते हो, सिकंदर भारत में जिसे कहा जाता है, वह अपनी मृत्यु के समय में एक बात कहता है कि जब मेरी मृत्यु यानी मेरा जनाजा निकल रहा हो, उस समय मेरे घर से लेकर कब्रिस्तान तक, या जहां मेरी मृत्यु हो वहां से लेकर कब्रिस्तान तक, मेरी पूरी संपत्ति सड़क पर बिछा देना, और जब मुझे उठाकर ले जाया जा रहा हो ना, मेरे दोनों हाथों को ऐसे बाहर की तरफ लटका देना। वो क्या कहना चाहता है इस बात से? वो यही कहना चाहता है, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, जैसे कि वो अपनी अमीरियत को, अपने शान और शौकत को, अपने पैसे को अपने साथ ले जाएंगे। वो इतने आश्चर्यजनक तौर पर अमीर थे। ठीक है, तो यहां पर सिकंदर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जाते हुए सबको ये बताना चाहता था कि भले ही मैं विश्व विजेता हूं या मुझे विश्व विजेता माना जाता है, ठीक है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि भाई कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, तो वो कहता है कि भाई मैं विश्व विजेता हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन देखो मैं जाते टाइम कैसे जा रहा हूं? खाली हाथ जा रहा हूं। ठीक है, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, सब यहीं छूट जाना है। यही चीज यहां कही। तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, मस्त पढ़ाई करने का, मस्त हंस खुश करके रहने का। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय।